नमस्कार दोस्तों, दिस इज योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप लोग बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी, चर्चा करने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट पर, चर्चा करने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी के अप्रोचेस पर। अगर आपके डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं या आप सॉल्व भी करते हैं तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर आप डाटा सफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना चाहते हैं और बाकियों से बेहतर, बाकियों से अलग करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो डाटा सफिशिएंसी क्या होता है, आप क्या बताएंगे? डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा का मतलब हम कहीं ना कहीं कंसीडर करते हैं एज अ इंफॉर्मेशन की तरफ। जैसे कहते हैं ना, हमारे पास डाटा है, तो डाटा का मतलब क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और सफिशिएंसी की बात करें हम, तो सफिशिएंसी को क्या कहेंगे? सफिशिएंसी को क्या कहते हैं? पर्याप्तता। डाटा का मतलब क्या होगा? इन्फॉर्मेशन। और सफिशिएंसी की वही बात करें तो वहाँ पे क्या कहते हैं? पर्याप्तता। इसका मतलब अगर हमारे पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन हो तो वही हमारा क्या है? डाटा सफिशिएंसी है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हमें प्रॉब्लमेटिक डाटा या प्रॉब्लमेटिक डाटा के सोल्यूशन करने के लिए पर्याप्त इन्फॉर्मेशन हो तो वही हमारा क्या कहलाता है? डाटा सफिशिएंसी कहलाता है। अगर हम इस टॉपिक में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हमें प्रॉब्लमेटिक एक डाटा दिया जाता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देके हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो प्रॉब्लमेटिक डाटा होता है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट के तौर पर हमें यहाँ क्या दिया जाता है? इन्फॉर्मेशन के तौर पे स्टेटमेंट दिया जाता है, जो भी वो भी क्या करता है? डाटा का काम करता है। जो स्टेटमेंट हमारे इस प्रॉब्लमेटिक डाटा के आंसर बताने के लिए पर्याप्त होता है, इसमें इन्फॉर्मेशन पर्याप्त होती है, वही हमारा क्या होता है? डाटा सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक डाटा को सोल्यूशन करने के लिए या प्रॉब्लमेटिक डाटा के क्वेश्चन को आंसर बताने के लिए अगर हमारे पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है तो वही हमारा क्या होता है? डाटा सफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा सफिशिएंसी क्या होता है। अगर आज के सेशन में हम कैसे मूव करने वाले हैं तो अगर इन सेशन की समरी करें या एजेंडा ऑफ द सेशन की बात करें तो हम पहले कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, जो हमने आपको बता दिया है कि डाटा सफिशिएंसी क्या होता है। हमने चर्चा कर लिया है कि डाटा सफिशिएंसी क्या होता है। फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे। तो अगर हम बात करें एसएससी के एग्जामिनेशन में, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डाटा सफिशिएंसी हमारा 1 से 2 नंबर के लिए टेंडेंसी इसको देखने को मिलती है। डाटा सफिशिएंसी में हमें एसएससी के एग्जामिनेशन या कहें अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, बैंकिंग के अलावा हमें 1 से 2 नंबर यहाँ से पक्के होते देखते मिलते हैं। 1-2 साल से हमें इसकी टेंडेंसी भी अधिक देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हमारे 1-2 नंबर कन्फर्म होने वाले एसएससी या अदर बैंकिंग के अलावा कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, अगर वहीं बात करें, अगर इसकी हम बैंकिंग के सेगमेंट में बात करें तो ये बैंक के सेगमेंट में हमारा कहीं ना कहीं 4 से 5 नंबर कंफर्म कर रहा होगा। और ये कहाँ पूछा जाता है? बैंकिंग में, बैंक के मेंस के में पूछा जाता है। मेंस में हमारे लिए नंबर लाना एक बहुत बिग टास्क होता है। क्या होता है? बड़ा टास्क होता है, जहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, अगर हमारे पास डाटा सफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट हैं, अप्रोचेस हैं, डाटा सफिशिएंसी की समझ है, तो हम वहाँ पे 4 से 5 नंबर बेहतरीन तरीके से गेन कर रहे होंगे। तो डाटा सफिशिएंसी के इंपॉर्टेंस क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आए। अप्रोच हम क्वेश्चन के दौरान सीख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अप्रोच होगा, हमारे पास कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे चर्चा करें कि डाटा सफिशिएंसी में किन किन चैप्टरों से क्वेश्चन अधिकतर मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डाटा सफिशिएंसी से मेजरली 4 से 5 चैप्टर हैं जो क्वेश्चन हमें देखने को अधिक मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो रैंकिंग चैप्टर है, वहाँ हमारा रैंकिंग चैप्टर से हमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रैंकिंग के साथ साथ अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिलता है, कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन से हमें देखने को मिलता है। कहाँ से? ब्लड रिलेशन से देखने को मिलता है क्वेश्चन हमें, ब्लड रिलेशन से हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिलता है, सिटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिलता है, सिटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिलता है। साथ ही साथ पजल से देखने को मिलता है, पजल से हमें देखने को मिलता है। तो ये मेजरली हमारे हैं जहाँ से मैक्सिमम हमें क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये सारे मेजरली टॉपिक हैं जहाँ से हमें डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई होप डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इन सारे चैप्टरों का होना चाहिए, तभी आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी में इन सारे चैप्टर का रिविजन कर रहे होंगे। ठीक है, इन सारे चैप्टर का रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम आंसर करेंगे वो ऑप्शन के आधार पर कर रहे होंगे। हमारा यहाँ पे ऑप्शन चूज करना एक बिग टास्क होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन वहाँ मैक्सिमम बच्चों को वहीं पे होती है। तो हम चर्चा करने वाले हैं
कि ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे दिया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा इनसफिशिएंसी, कि डाटा सफिशिएंसी क्या होता है। हमने आपको बताया है कि डाटा सफिशिएंसी का मतलब प्रॉब्लमेटिक डाटा को सॉल्यूशन देने के लिए जो स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा वही हमारा क्या होगा, डाटा सफिशिएंट होगा। ठीक है, वही बात है, ये आपको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा सफिशिएंसी क्या होता है। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ये एक क्वेश्चन दिया है, देखो इसमें दिया है 5 पर्सन माही, कोना, रामू, देवा एंड जीत ईच हैज अ डिफरेंट वेट, हु अमंग दीज पर्सन इज द हैवीएस्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें एक डाटा देके, कुछ इंफॉर्मेशन देके क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो प्रॉब्लमेटिक डाटा। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, कभी कभी 3 स्टेटमेंट, 4। ठीक है, और मैक्सिमम देखने को मिलता है कि यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन भी मिला, ऐड कर देता है। ठीक है, तो इन सारी बातों पे हम आने वाले सेशन पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमने क्या देखा कि हमें इन्फॉर्मेशन के तौर पर क्या दिया गया है, एक प्रॉब्लमेटिक डाटा दिया गया जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसके बाद हमें स्टेटमेंट के तौर पर इंफॉर्मेशन दिया गया। अब हमें बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट हमें आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, प्रॉब्लमेटिक डाटा का आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर वो पहला सॉल्व किए और उनका आंसर आ गया तो पहले ही आंसर करके निकल जाते हैं और यहाँ पे दूसरा नहीं चेक करते। यही सबसे बड़ी गलती उनकी होती है। जब भी हम डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारे स्टेटमेंट को हम कहीं ना कहीं इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये आंसर देता है तो ठीक है, फिर हम उसके बाद इंडिविजुअली किसको सॉल्व करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब उसके बाद हम कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन हमको कैसे चूज करना है, अगर यहाँ पे दिया है पहला डाटा, इफ द डाटा in statement first alone is sufficient to the answer the question, while the data in statement second alone is not sufficient to the answer the question, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का उपयोग तब करेंगे जब हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो, अगर हम पहले क्या कर रहे हैं, अभी 2 डाटा पे देख रहे हैं हम। ठीक है, आज के सेशन में हम 2 डाटा पर चर्चा करेंगे, आने वाले सेशन में हम लोग 3 डाटा 4 डाटा पे आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है पहला, अगर हमारा स्टेटमेंट आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट अगर हमारा आंसर दे पा रहा है तो हम क्या, पहला आंसर दे रहा है लेकिन दूसरा आंसर नहीं दे रहा है, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए की तरफ मूव करेंगे। जब हमारा पहला स्टेटमेंट आंसर दे पाएगा और दूसरा स्टेटमेंट नहीं आंसर दे पाएगा तो हम ऑप्शन नंबर ए का उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, वहीं बात करें ऑप्शन नंबर बी की, इफ द डाटा इज इन स्टेटमेंट सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट, इसका मतलब दूसरा केवल सफिशिएंट होगा, और इफ द आंसर द क्वेश्चन वाइल द डाटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, इसका मतलब दूसरा आंसर दे पाएगा, दूसरा स्टेटमेंट केवल आंसर दे और पहला आंसर न दे पाए, तब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करेंगे। तो दोनों में पहला अगर आंसर देता है और दूसरा नहीं देता है, ऑप्शन ए चूज करेंगे, और अगर दूसरा दे देता है पहला नहीं देता तो हम कौन सा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करेंगे, बी को अपना आंसर बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कब यूज करेंगे, जब पहला और दूसरा दोनों आंसर दे दे। यहाँ पे गलतियां होती है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई में मेजरली मैक्सिमम लड़के गलत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी का उपयोग हम तब करेंगे जब हमारा क्या हो, पहला और दूसरा दोनों, यहाँ पे दिया है ना, इफ द डाटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और इन द स्टेटमेंट सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट टू द आंसर, पहला भी आंसर कर पाए और दूसरा भी आंसर कर पाए, तब हम वहाँ पे ऑप्शन सी की तरफ मूव करेंगे, ऑप्शन सी को अपना आंसर बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी का उपयोग कब करेंगे, जब इफ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू द आंसर द क्वेश्चन, इसका मतलब जब पहला और दूसरा दोनों आंसर न दे पाए तो हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव कर रहे होंगे, डी को अपना आंसर चूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम ई की बात करें तो ऑप्शन नंबर ई को कब चूज करेंगे, इफ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, जब दोनों क्या हों, दोनों को मर्ज करने के, दोनों की जरूरत पड़े हमें आंसर देने के लिए, मर्ज करना पड़े, तब वहां पे हम आंसर ई, ऑप्शन नंबर ई की तरफ मूव करेंगे, अपना ऑप्शन ई को आंसर करेंगे। ठीक है, तो आई होप ऑप्शन से कैसे खेलना है एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं कि कब कौन सा ऑप्शन चूज करना है। पहला आंसर दे पाए स्टेटमेंट, दूसरा ना दे पाए तो ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन कब चूज करेंगे, जब हमारा दूसरा स्टेटमेंट आंसर दे पाए, पहला ना दे पाए, ऑप्शन नंबर, तब हम बी की तरफ मूव कर रहे होंगे। सी तब यूज करेंगे जब हमारा पहला और दूसरा दोनों आंसर दे दे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी कब यूज करेंगे, जब ना तो पहला स्टेटमेंट आंसर देने के लिए सफिशिएंट हो और ना ही दूसरा
स्टेटमेंट हमारा आंसर देने के लिए सफिशिएंट हो। तो हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ई तो यूज करेंगे जब दोनों डाटा का टुगेदर, यहाँ पे लिखा है ना टुगेदर, अगर हम आंसर देने के लिए दोनों डाटा को जरूरत पड़े, दोनों को मर्ज करना पड़े, तो हम ऑप्शन नंबर ई की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ऑप्शन कैसे चूज करना है यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया गया है और हिंदी में आपको दिया गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट नंबर 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपैरिजन बेस्ड तो है कि वो कौन भारी है सबसे ज्यादा और कौन हल्का है। यहाँ पे दिया है 5 पर्सन माही, कोना, रामू, देवा एंड जीत ईच हैज अ डिफरेंट वेट, सबके पास अपना अलग अलग वेट है। और यहाँ पे दिया है हु अमंग दीज पर्सन, इनमें से कौन हैवीएस्ट है, कौन है, कौन सबसे हैवीएस्ट है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सबसे हैवीएस्ट है। यहाँ पे हम एक एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। पहला अगर सॉल्व करते हैं तो कितने लोग हैं, 5 पर्सन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि नंबरिंग करेंगे, जो नंबर हम सबसे बड़ा दिखाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 सबसे बड़ा होगा। वहीं 1 की बात करेंगे तो 1 सबसे छोटा हमारा नंबर होता है, तो इसका मतलब जो 1 पे बैठेगा वो सबसे छोटा, जो 5 पे बैठेगा वो यहाँ पे क्या है, हैवियर का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो जो सबसे 5 पे बैठेगा, जो 5 पे बैठेगा वो सबसे हैवीएस्ट होगा, और जो यहाँ पे 1 पे बैठेगा वो सबसे लाइटेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे दिया है ओनली 2 पर्सन इज हैवियर देन कोना, तो कोना से हैवियर केवल 2 लोग हैं, केवल 2 लोग कोना से हैवियर हैं। और यहाँ पे नाम का देखिएगा तो अगर पूरा नाम लिखेंगे तो हमारा टाइम बर्बाद हो रहा होगा, और वो हमारा क्या करेगा, टाइम को बर्बाद कर देगा और हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। हम देख रहे हैं कि एम के आर और डी और जे स्टार्टिंग लेटर अलग दिख रहे हैं, तो हम ऐसे यूज करेंगे एम के आर, ठीक है। इन सारे ऐसे हम अपने अप्रोच को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दिया है ओनली 2 पर्सन हैवियर देन कोना, कोना से हैवियर केवल 2 लोग हैं, तो कोना से हैवियर 4 और 5 केवल 2 लोग हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, ठीक है। आगे कह रहा है हु किसके लिए लगा है, जिसके साथ लगा होता है, तो कोना के साथ लगा है, कोना के लिए लगा है। हु इज द हैवियर देन जीत एंड देवा, तो कोना जो है वो जीत और देवा से हैवियर है। फिर से सुनिएगा, ओनली 2 पर्सन आर हैवियर देन कोना, तो कोना से हैवियर केवल 2 लोग होंगे। और उसके बाद कह रहा है हु इज हैवियर देन जीत एंड देवा, ये जो कोना है वो जीत और देवा से हैवियर है। लेकिन क्या जीत और देवा में हमारे पास कंफर्मेशन है कि जीत हैवियर है या दोनों, इसीलिए हम इन दोनों को ऑब्लिक लगा लिए हैं। हो सकता है दीप जो देवा जो है हैवियर हो, या हो सकता है क्या हो, हमारा जीत हैवियर हो। तो इन दोनों में हमें कंफर्मेशन नहीं, इसलिए हम क्या करें, ऑब्लिक में लगा दें। क्या पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद हम ये बता पाए कि हु अमंग दीज पर्सन इज हैवीएस्ट, कौन हैवीएस्ट है ये हम बता पाए? इस प्रश्न का हम तो आंसर नहीं दे पाए। इसका मतलब हमारा पहला आंसर तो नहीं दे पाया, पहले स्टेटमेंट को हमने सॉल्व किया, वो हमारे आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, दूसरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली 1 2 3 4 5, यहाँ पर दिया है रामू हु इज नॉट लाइटेस्ट, तो रामू लाइटेस्ट नहीं, इसका मतलब रामू 1 पे नहीं होगा, 1 हमारा सबसे छोटा है, तो रामू लाइटेस्ट पे नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है हु इज द हैवियर देन कोना, तो हु किसके लिए लगा है, इसी रामू के लिए लगा है। रामू हु इज नॉट लाइटेस्ट, सबसे छोटा नहीं, मतलब हल्का नहीं है। फिर उसके बाद हु इज हैवियर देन कोना एंड देवा, और ये जो रामू है वो कोना और देवा से हैवियर है, लेकिन कोना और देवा अभी यहाँ इसमें हम इसको अलग से यहाँ पे कर रहे हैं, बाद में हो सकता है हमें मर्ज करने की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे जो रामू है वो कोना और देवा से हैवियर है, लेकिन इस स्टेटमेंट के आधार पर सेकंड में हमें कोना और देवा में कंफर्मेशन नहीं है कि कौन हैवियर है और कौन लाइटर है, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं। बट नॉट माही, तो रामू जो है हु इज लाइटेस्ट है, हु इज हैवियर देन कोना और देवा, कोना और देवा से क्या है, हैवियर है, लेकिन माही से हैवियर नहीं है। इसका मतलब माही से क्या है, हल्का है, तो माही रामू से क्या होगी, हैवियर होगी। अब यहाँ पे क्या बताओ, चारों लोग को हम प्लॉट पे ला पाए ना, तो हमें यहाँ पे कोना और देवा का कंफर्मेशन है, ना तो इन्हीं दोनों का कंफर्मेशन की हैवियर है। तो यहाँ से तो हम प्लॉट पे आ ही नहीं पाए। हम क्या किए, प्लॉट पे नहीं आ पाए, तो इसका मतलब ना तो पहले ने आंसर दे पाया और ना ही दूसरे ने आंसर दे पाया। लेकिन अगर हम इन दोनों को अब मर्ज करें, इन दोनों को इंफॉर्मेशन को मर्ज करें, तो यहाँ पे के से हैवियर कौन है,
आर है और आर से हैवियर कौन है, एम है, यानी माही है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को मर्ज करें तो के तक यहाँ हमारा सेट है, के से हैवियर कौन है, आर है, और आर से हैवियर कौन है, यम है। तो यहाँ से तो हमारा कंफर्म हो गया ना कि सबसे हैवियर कौन है। तो दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद हम सफिशियंट हो गए कि इस प्रश्न का हम आंसर दे पाए। तो दोनों की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे सबसे हैवियर कौन है, माही है। लेकिन क्या इस जे और डी में कंफर्मेशन हुआ पाया, यानी जीत और देवा में कंफर्मेशन हो पाया? तो वहाँ से हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें केवल क्या पूछा है, वहाँ पे हम कंफर्म नहीं हो पाए, लेकिन हमसे पूछा है हु इज़ द हैवीएस्ट। तो हैवीएस्ट सबसे ज़्यादा कौन है, माही। ये हम कब बता पाए, जब हम दोनों स्टेटमेंट के इन्फॉर्मेशन को मर्ज की। और जब दोनों को मर्ज करेंगे तो हम अपना ऑप्शन नंबर की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई की चूज करेंगे। यहाँ पे दिया है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड आर टुगेदर आर नेसेसरी, तो दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में हमें दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ी आंसर को देने के लिए। तो हम किस ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे, ऑप्शन नंबर ई की तरफ। ठीक है, तो आई होप पहले क्वेश्चन से आपको ये माइंड में एक खाका बन गया होगा कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा किस वैरायटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है अर्नव, अब्दुल, अफजल, अजाम आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। ठीक है, ये हमारा किसके बेस पे है, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस है। वो भी कैसे वैरायटी का क्वेश्चन है, लीनियर वैरायटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है 4 पर्सन, 4 लोग हैं, ये इनका नाम दिया है, आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में बैठे, 1 2 3 4। यहाँ पे दिया हु इज आर, यानी हु इज आर सिटिंग एडजेसेंट टू अर्नव, अर्नव के बगल में कौन बैठेगा। अब बगल में हो सकता है कि अगर अर्नव एकदम किनारे पे होगा तो एक लोग बैठेंगे, अगर बीच में कहीं बैठेगा तो 2 लोग, इसीलिए उसने लगाया हु इज या आर सिटिंग एडजेसेंट टू अर्नव। तो अर्नव के साथ में कौन बैठेगा ये हमें बताना है, अर्नव के साथ में कौन बैठेगा ये हमारा प्रश्न है, इसी का हमारा आंसर देना है। अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर दिया अर्नव डज नॉट सिट नेक्स्ट टू अजाम। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट में कोई नहीं बैठेगा, इसका मतलब साथ में नहीं बैठेगा। तो ये जो अर्नव है ए आर, ये अजाम के साथ में नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे ये बताइए, हम यहाँ पे इसको कैंसिल क्यों किए, यहाँ पे ए आर और ए जे क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए आर, अगर यहाँ पे देखें स्टार्टिंग लेटर सबका कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए आर है, ए बी है, ए एफ है, ए जे, सेकेंड लेटर सबका डिफरेंट है, इसलिए हमने क्या किया, दो लेटर को कंसीडर किया। आपको एग्जाम में टाइम सेव करना है, इसीलिए कहें कि आपके पास आज के सेशन के बाद बेहतरीन अप्रोचेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्नव और आज़ाद, एक अर्नव और क्या है आज़ाम एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्या इसको हम प्लॉट पे ला पाए, एक साथ नहीं बैठेंगे तो कई सारे पोजीशन है। चलो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हु डज नॉट सिट एक्सट्रीम राइट। तो हु किसके लिए लगा है, आज़ाम के बाद हु आया है, तो हु जिसके बाद आया होगा या जिसके साथ आया होगा उसी के लिए अप्लाई होता है। हु डज नॉट सिट ऑन द एक्सट्रीम राइट, तो आज़ाम एकदम राइट में नहीं बैठेगा। आज़ाम राइट क्या होगा, यहाँ पे दिया है कि साउथ में, कहाँ फेस कर रहे हैं सब, साउथ में फेस कर रहे हैं, तो साउथ में फेस कर रहे हैं तो ये हमारा राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट में जब हम चर्चा करते हैं तो 2 टाइप के हमारे लीनियर के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जब नॉर्थ फेस कर रहा हो, एक तो जब साउथ फेस कर रहा है। साउथ फेस करता है तो राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है, लेकिन जब वही नॉर्थ फेस करेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट। लेकिन हमारा क्वेश्चन में किस दिन दिया है, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो साउथ की फेस कर रहे हैं तो इधर राइट और इधर लेफ्ट। यहाँ पे दिया है कि ये जो आज़ाम है हु डज नॉट सिट एक्सट्रीम राइट, इसका मतलब आज़ाम यहाँ पे राइट वाले पे नहीं बैठेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ना तो हम इसको प्लॉट पे ला पाए, ना तो यहाँ से क्या हम आंसर देने के लिए सफिशिएंट हैं। तो इसका मतलब पहले को हमने चूज किया, पहले से स्टेटमेंट को सॉल्व किया, लेकिन हम आंसर नहीं दे पाए। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। दूसरे स्टेटमेंट 1 2 3 4, यहाँ पे दिया है नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ अर्नव, अर्नव के राइट में कोई नहीं बैठेगा। तो अगर यहाँ पे साउथ फेस कर रहे हैं तो इधर राइट होगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो अर्नव के यहाँ पे दिया है अर्नव के राइट में नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ अर्नव, तो अर्नव कहाँ हो जाएगा, ए आर सबसे राइट में, यहाँ से तो राइट इंडिया होगा, तो अर्नव के राइट में कोई नहीं बैठेगा तो अर्नव राइट इंड पे बैठ जाएगा। एंड ऑन लेफ्ट ऑफ अब्दुल, अर्नव के राइट में कोई नहीं बैठेगा, अब्दुल के लेफ्ट में कोई नहीं बैठेगा। अर्नव के राइट में कोई नहीं बैठेगा और अब्दुल के लेफ्ट में कोई नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब अब्दुल यहाँ बैठ जाएगा, अब्दुल के लेफ्ट में कोई बैठेगा नहीं, कोई सीट नहीं खाली होगी।
ठीक है, तो अब्दुल को हमने यहाँ सेट कर दिया। आगे देखते हैं, दिया वाइल द ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन अफजल एंड अब्दुल, अफजल और अब्दुल के बीच में कितने लोग बैठेंगे? एक लोग। तो अब्दुल हमारा आ गया है, हमारा बचा कौन है? अफजल बचा है, एक पर्सन बचा है। ये अगर हम यहाँ पे रखें अफजल को, तो अब्दुल और अफजल के बीच में कितने? ओनली वन पर्सन, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? अफजल हो जाएगा। अब एक नाम हमारा बच गया, कौन? आजाम। 4 सीटें थी, 3 कवर हो गई, तो अब एक बचा है, और वो कौन बचा है? आजाम। तो यहाँ पे क्या पूछा था? तो अर्नो के साथ में कौन बैठा है? तो अर्नो के साथ कौन बैठा है? अफजल बैठा है। तो इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम केवल स्टेटमेंट 2 का उपयोग किए और हमारा क्या आ गया? आंसर। तो ऐसे केस में हम किस ऑप्शन के साथ अपना आंसर मानेंगे, अपने आंसर को चूज करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को तरफ मूव कर रहे होंगे। इफ द डाटा इन इस स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू द आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डाटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू द आंसर क्वेश्चन। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट हमारा आंसर दे पाया, लेकिन पहला आंसर नहीं दे पाया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये किस वेराइटी का है? ये भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट की बात हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन बेस्ड है। ठीक है, तो कितने लोग हैं? 6 लोग। तो 1 2, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा गैप मेंटेन कर ले, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे PQRSTU ईच अर्न्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी, हु अर्न्स मैक्सिमम। तो हमारा प्रॉब्लमेटिक डाटा में क्या पूछा है कि मैक्सिमम कौन अर्न करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है आर अर्न्स मोर देन ओनली 2 पर्सन। आर जो है केवल 2 लोगों से अधिक अर्न करता है, तो आर कहाँ होगा? तीसरे नंबर, केवल 2 लोगों से अधिक अर्न करेगा। तो जो 6 पे होगा, सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है? 6, तो जो 6 पे होगा वही सबसे ज्यादा अर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है वो केवल 2 से अधिक अर्न करता है, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे है। फिर आगे कह रहा है क्यू अर्न्स मोर देन पी। क्यू जो है वो पी से अधिक अर्न करता है, बट नॉट मैक्सिमम, लेकिन वो 6 नंबर वाले पे नहीं होगा। क्यू जो है वो पी से अधिक अर्न करता है, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं करता। इसका मतलब टॉप पे 6 पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6 पे नहीं होगा। तो ठीक है, अभी इसको नहीं ले सकते, या ला सकते हैं ना, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, अभी होल्ड करते हैं। आगे क्या दिया है? टी अर्न्स मोर देन ओनली यू। टी जो है केवल यू से ज्यादा अर्न करता है। ओनली का मतलब क्या है? टी अर्न्स मोर देन ओनली यू, यू से केवल ज्यादा करता है, इसका मतलब यू सबसे कम करता है। यू से केवल ज्यादा करता है, इसका मतलब यू सबसे कम है, और उससे ज्यादा कौन अर्न कर रहा है? टी अर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले स्टेटमेंट का यूज किया। क्या अब इसको हम प्लॉट पे ला सकते हैं? क्यू जो है पी से अधिक अर्न करता है, पी भी प्लॉट पे नहीं आया, तो हम क्यू को यहाँ तो रख नहीं सकते, और पी से ज्यादा अर्न करना चाहिए, तो क्यू को हम यहाँ रख सकते हैं और पी को यहाँ रख सकते हैं। क्यू को हमने यहाँ रखा, पी को हमने यहाँ रखा, अब हमारा क्या बच गया? यस बच गया। तो यस के लिए केवल एक जगह बची, तो मैक्सिमम हम बताने के लिए पहले स्टेटमेंट से हमने बता दिया कि आंसर हमारा क्या होगा? यस होगा। ठीक है, तो हमारा पहला तो आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। अब इतने में हम टिक करके आंसर नहीं निकल जाएंगे। ठीक है, अभी हमको क्या करना है? स्टेटमेंट 2 को भी चेक करना है इंडिविजुअली, तब जाके हम कहीं ना कहीं अपने ऑप्शन पे मूव करेंगे आंसर देने के लिए। चलिए, तो ऑप्शन तो पहला तो हमारा आंसर देने के लिए सफिशिएंट होगा। अब हम दूसरे की चर्चा करें। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे दिया पी अर्न्स लेस देन ओनली 2 पर्सन। पी जो है वो केवल 2 लोगों से कम अर्न करता है, इसका मतलब 6 और 5 से कम अर्न करता है, केवल 2 लोग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दिया टी अर्न्स मोर देन यू। टी जो है वो यू से ज्यादा अर्न करता है, बट लेस देन आर। तो टी यू से ज्यादा अर्न करता है, लेकिन आर से क्या करता है? कम अर्न करता है। टी जो है यू से ज्यादा अर्न करता है, लेकिन आर से कम अर्न करता है। ठीक है, क्या इसको प्लॉट पे ला सकते हैं अभी? तो यहाँ पे अभी कई सारे चांसेस है, हो सकता है यू यहाँ, फिर टी यहाँ, फिर आर यहाँ, तो अभी ये कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इसको अभी प्लॉट पे नहीं लाएंगे। आगे पढ़ते हैं। आर अर्न्स लेस देन पी। आर जो है वो पी से कम अर्न करता है, यहाँ पे दिया है ना आर अर्न्स लेस देन पी, तो आर जो है पी से अर्न कम करेगा, और यहाँ पे आर 2 लोगों से ज्यादा करेगा, तो आर को हम यहीं रख सकते हैं, पी से कम और 2 लोगों से ज्यादा, कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो रहा है? ये हमारा सेट हो रहा है।
तो हमारा 4 तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कहीं ना कहीं सेट हो गया। इस इंफॉर्मेशन को पहले प्लॉट पे नहीं ला पाए, लेकिन जैसे इसने दिया आर अर्न्स लेस देन पी, आर जो है पी से कम अर्न करता है, तो हम इसको प्लॉट पे रख पाए, तो 4 लोग हमारा सेट हो गए। आगे पढ़ते हैं। क्यू अर्न्स लेस देन एस, क्यू जो है एस से कम अर्न करता है, इसका मतलब क्यू 5वें पे है, ठीक है। और यहाँ यस क्या है, सबसे ज्यादा अर्न करता है, तो यस क्यू अर्न्स लेस देन एस, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, सबसे अधिक अर्न क्या कर रहा है। दोनों को इंडिविजुअली हमने सॉल्व किया और दोनों में हम क्या किए, आंसर दे पाए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारा सफिशिएंट है आंसर के। अब यहाँ पे कभी कभी होगा कि यहाँ पे यस आ गया, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि इस केस में क्या करें, तो दोनों तो हमारे आंसर बता पा रहे हैं ना कि कौन मैक्सिमम है, इसके अलग आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों स्टेटमेंट हमारा आंसर दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आंसर दे पा रहे हैं, तो इस केस में हम किस ऑप्शन के साथ अपना आंसर को चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, इफ द डाटा आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन, दोनों क्या है, अलोन आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, तो ऑप्शन सी को हम अपना आंसर मानेंगे, अपने ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमारा किस टॉपिक से रिलेटेड है, हाउ इज मोना रिलेटेड टू सेटी, इसका मतलब ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये ब्लड रिलेशन है। पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन के, आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, अगर नहीं है तो पहले थोड़ा ब्लड रिलेशन के बारे में जान लीजिए, तब यहाँ पे आइए ना, क्योंकि ये क्या है, उन सारे 5 से चैप्टर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से हमारा रिवीजन यहाँ पे होता है, बस इसका ऑप्शन के जरिए सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है बस, ठीक है। और इसको बच्चे थोड़ा साइड में लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते, वहीं गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो हमको इस टॉपिक को, ये ऑप्शन कैसे खेलना है, ये सारी चीज़ें चलते देखते हुए चलना है, ठीक है। अब अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 को सॉल्व करें तो यहाँ पे दिया है मोना इज द मदर ऑफ जय, तो ये जो मोना है ये मदर है किसकी, जय की। तो जब भी हम फीमेल को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे सर्कल से डिनोट कर रहे होंगे, और जब हम मेल को यूज करेंगे, मेल को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हम स्क्वायर का यूज़ कर रहे होंगे। कहीं कहीं आपको बुक में ये सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे, जैसे हमने मोना रख कर सर्कल कर दिया तो हमारे लेटर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ठीक है। वैसे हम स्क्वायर रखेंगे। बाकी यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस भी, मेल के लिए प्लस यूज करते हैं, बुकों में आपको देखने को मिलेगा, और फीमेल के लिए क्या करते हैं, माइनस का उपयोग करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फीमेल को क्या करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और मेल को क्या करेंगे, स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मोना इज द मदर ऑफ जय, तो मोना जय की मदर है, लेकिन क्या जय का जेंडर डिफाइन है, जय उसके क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। आप कहेंगे जय तो नाम लड़का का लग रहा है, लेकिन किसी के नाम से उसका जेंडर डिफाइन आप नहीं करेंगे। जैसे आप देखते हैं अंशु, अंशु क्या होता है, लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। अगर हम बात करें नीरज और पंकज, मेनली देखने को मिलता है लड़कों का नाम, लेकिन कई बार आपको देखने को मिलेगा कि नीरज जो है, नीरज, पंकज, ये सारे नाम क्या लड़कियों के भी देखने मिले। तो किसी के नाम से जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। या आप ऐसे कहें कि आप अब कुछ भी फॉर्म, एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने जाते हैं तो आप अपना ऊपर नाम लिखते हैं ना, लेकिन फिर भी आप नीचे क्या करते हैं, अपने जेंडर को भरते हुए हैं कि कौन सा आप जेंडर है। तो कहीं ना कहीं नाम से हम जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जय क्या है, ये हमें कौन सा जेंडर है जय का, ये हमें डिफाइन नहीं है। मोना इज द मदर ऑफ जय, लेकिन जय की कोई कन्फर्मेशन नहीं है। चलो बाबू इज मैरिड टू एलन, क्या इसमें अभी बाबू और एलन आए हैं जिससे हम डिनोट कर पाएँ, जिससे हम रिलेट कर पाएँ, तो छोड़ देंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। पहले हमको रिलेशन लेना है। फिर सेट्टी इज द डॉटर ऑफ बाबू, सेट्टी डॉटर है किसकी, बाबू की। तो क्या हमें सेट्टी और डॉटर यहाँ पे है, नहीं, छोड़ दो, आगे बढ़। पहले हमको लिंक ढूंढना है। फिर कह रहा है एलन इज द ब्रदर ऑफ जय, एलन जो है वो जय का ब्रदर है, एलन जो है वो जय का ब्रदर है। ब्रदर है तो क्या है, भाई है, मेल है, मेल के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जय का जेंडर डिफाइन नहीं है। और यहाँ पे जनरेशन ऊपर जाएंगे तो वर्टिकल लाइन का उपयोग करेंगे, और जब सेम जनरेशन में चलेंगे हॉरिजेंटल लाइन का यूज करेंगे। और जब हम डबल लाइन का, हॉरिजेंटल लाइन में डबल यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन डिनोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मोना इज द
मदर ऑफ जय, लेकिन जय का जेंडर नहीं डिफाइन था। फिर हमने इसको देखा, हमारे पास रिलेशन नहीं मिला इन दोनों स्टेटमेंट से, आगे बढ़े, हमको मिला एलन इज द ब्रदर ऑफ जय। तो जो एलन है ब्रदर है जय का, लेकिन अभी जय का जेंडर डिफाइन नहीं, जय इसका ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम ढूंढते हैं, यहाँ पे दिया है बाबू इज मैरिड टू एलन। बाबू जो है मैरिड है किससे? एलन से। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया था, मोना जो है मदर है किसकी? जय की। जय का जेंडर नहीं डिफाइन था, और ये जो एलन है वो उसका क्या है? ब्रदर है। एलन ब्रदर था जय का, और यहाँ पे इसकी शादी किससे हुई थी? बाबू से हुई थी। इसकी शादी किससे हुई थी? बाबू से हुई थी। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे दिया है बाबू इज मैरिड टू एलन। तो अगर बाबू मैरिड है एलन से, और एलन क्या था? उसका जय का भाई था, तो ये मेल था, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगी? फीमेल। और हम क्या करेंगे? मैरिड कपल को दिखाने के लिए डबल लाइन का उपयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद दिया सेटी इज द डॉटर ऑफ बाबू। तो बाबू की डॉटर कौन है? सेट्टी है। तो बाबू की डॉटर सेट्टी है। अब क्या पूछा था? मोना इज रिलेटेड टू सेट्टी। तो यहाँ सेट्टी से देखना है हमें मोना, तो ये क्या हो जाएंगे? मम्मी के हस्बैंड क्या होंगे? मम्मी के हस्बैंड पिता का रोल प्ले करेंगे, और उसके ये जो है ये पिता के भाई या बहन के मम्मी क्या होंगे? कहीं ना कहीं हमारी दादी होंगी। वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारा रिलेशन तो निकल रहा है ना। जब हम आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, तो हम कहीं ना कहीं ऑप्शन स्टेटमेंट यहाँ से स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट को हमने इंडिविजुअली सॉल्व किया और हम आंसर तक पहुँच पा रहे हैं, तो हमारा पहला तो सफिशिएंट है। अब हम इंडिविजुअली चेक करेंगे किसको? ऑप्शन नंबर सेकंड को। अब हम स्टेटमेंट नंबर सेकंड को चेक करेंगे। चलिए, यहां पे दिया है मोना इज मैरिड टू विदा। तो ये जो मोना है ये मैरिड है किससे? विदा से। लेकिन अभी दोनों में कौन मेल और कौन फीमेल, ये हमारे पास कंसीडर नहीं है, हम कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल। आगे पढ़ते हैं, हो सकता है मिल जाए। फिर दिया विदा इज द फादर ऑफ जय। तो विदा फादर है किसका? जय का। तो जैसे ये फादर है, ये दोनों कपल हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा, और हम इसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद बोला है जय मैरिड टू कालू। तो जय जो है ये मैरिड है किससे? जय जो है हमारा मैरिड है किससे? कालू से। तो इनमें अभी क्या है? डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं रिलेशन। जय इज मैरिड टू कालू, तो कालू और जय में कौन मेल और कौन फीमेल? आगे देखते हैं। जय इज द अंकल ऑफ सेट्टी। अंकल है किसका? सेट्टी का। तो जय जो है वो अंकल है किसका? सेट्टी का। अंकल का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई, या यहाँ पे अगर हम सेट्टी को रखें तो इसके अंकल कब होंगे? अंकल है तो ये मेल है, और ये क्या हो जाएगा? फीमेल। तो जय इज द अंकल ऑफ सेट्टी। तो सेट्टी के माँ के भी भाई हो सकते हैं या पापा के भी भाई हो सकते हैं, दोनों क्या होंगे? अंकल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मामा को भी हम क्या कहेंगे? अंकल कहेंगे, और वहीं क्या कहेंगे? यहाँ पे चाचा को भी अंकल कहेंगे। इसलिए यहाँ पे हम जेंडर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या हम यहाँ सेट्टी से मोना का आंसर बता पा रहे हैं कि सेट्टी से मोना का रिलेशन क्या है? तो कहीं ना कहीं हम आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। ये क्या हुआ? मम्मी या पापा कुछ भी, अगर ये मम्मी हुए तो मम्मी के भाई मामा, और मामा के पिता की वाइफ क्या होंगी? नानी होंगी। और यहाँ पे अगर हम मेल हुआ तो मेल में पापा, पापा के और ये फादर होंगे, फादर के ये क्या होंगे? भाई चाचा का रोल प्ले कर रहे होंगे, और चाचा के पिता यानी दादा है, और ये वाइफ उनकी दादी। तो दादी और नानी में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हम आंसर तो दे ही पा रहे हैं ना कि सेट्टी का मोना से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट फर्स्ट को सॉल्व किए तब भी आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, और दूसरे को सॉल्व किए तब भी आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। तो दोनों जब सफिशिएंट है तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। दोनों अलोन क्या है? सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और सी को अपना आंसर मानेंगे। आई होप आज के सेशन में आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि नाम से जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। अभी आने वाले सेशन में हम और सीखेंगे और बेहतरीन करने वाले हैं। ठीक है, और आप क्या करेंगे? अभी तो हमने 2 स्टेटमेंट पे चर्चा किया है,
अब हम आगे क्या करेंगे, 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट ऐड करेंगे और फाइनली क्लास ख़त्म होते होते आपको इस टॉपिक से के अलावा आपके साथ जो 5 मेजर चैप्टर है वहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग बेहतरीन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।